वो कहकर लगाकर बोली, इसका मतलब मुझे ऐसा लगता है कि मैं इन्हें धोखा दे रही हूँ। मिलान, इटली। दो वजूद सुबह की ताज़ा फिज़ा में साइकिलिंग कर रहे थे और इसकी ज़िंदगी से भरपूर कहका ले रहे थे। कभी लीना जनीक से आगे चली जाती तो कभी जनीक। वो दोनों अब ज़्यादातर साथ ही पाए जाते। दोनों आहिस्ता आहिस्ता साइकिल चला रहे थे। जनीक, एक बात बताऊँ, तुम रोज़ इतनी जल्दी कैसे उठ जाते हो? क्योंकि रोज़ रात के 1 बजे तक तो तुम मुझे मैसेज में मिलते हो। यार क्या बताऊँ, तुमसे मिलने का सोचता हूँ तो जल्दी उठ जाता हूँ, वो मुस्कुरा कर बोला। इसका मतलब मेरी वजह से तुम्हारी नींदें उड़ गई हैं? वो कहका लगा कर बोली तो जनीक ने मुस्कुराते हुए साइकिल एक ओपन रेस्टोरेंट के सामने रोकी। वो दोनों अपनी साइकिल साइड पर खड़ी करके एक टेबल पर बैठ गए। लीना, तुमने कभी बताया ही नहीं कि तुम्हारी फैमिली कहाँ है? जनीक ने अचानक पूछने पर वो घबराई। मैं अकेली हूँ, मेरी फैमिली में कोई नहीं। 4 साल पहले इनकी डेथ हो गई। इसके उदास से बोलने पर वो लब भींच गया और पानी का गिलास मुंह को लगाया और इसकी नज़र सामने की जानिब उठी तो इसने फ़ौरन अपने साथ बैठी लीना का हाथ पकड़कर टेबल को उठाते हुए खुद नीचे बैठते हुए इनमें खींचा। ज़मीना ने अपने साथ एक ब्लैक गाड़ी में एक शख्स को खुद पर गन निकाल कर निशाना लगाते हुए देखा। लीना, जो नासमझी से जुनीक को देख रही थी, गोली की आवाज़ सुनकर डर गई। वो इसने ज़ोर से जुनीक का बाजू पकड़ा तो जुनीक ने अपने दाएं हाथ से अपनी जैकेट की अंसर मौजूद गन निकाली, जबकि इर्द गिर्द लोग अपनी अपनी जगह से उठकर भागने लगे। इसने मौके का फ़ायदा उठाकर लीना का हाथ पकड़ा और लोगों में गायब होने की कोशिश की। जब एक और गोली की आवाज़ सुनकर इसने पीछे मुड़ते अपनी गन से पीछे आते हुए आदमी को गोली मारी, जो सीधे इसके पेट में लगी और वह नीचे गिर गया। अपनी इर्द गिर्द जो छोटी छोटी गलियों में वो लीना को लेकर जाने लगा, जबकि लीना खामोशी से डरते हुए इसके साथ ही। वो लोग मुसलसल भाग रहे थे, जबकि पीछे 3 लोग इनका पीछा कर रहे थे। वो लोग गलियों में निकलते हुए जब एक छोटी सी गली में दाखिल हुए तो आगे रास्ता देखकर वो दोनों रुक गए। पीछे मुड़ा तो इनके पीछे वो तीनों आदमी खड़े मुस्कुरा रहे थे। जनीक ने लीना को अपने पीछे करते हुए इन सब की डाल बनकर खड़ा हो गया। इन तीनों के गन का रुख जनीक की जानिब था। जनीक इनसे अकेला निपट लेता, मगर मसला लीना का था। इनमें से एक ने जनीक पर गोली चलाने के लिए ट्रिगर दबाया ताकि पीछे से किसी ने इसके हाथ पर गोली चलाई, जबकि जनीक ने साइड पर होते हुए गोली से बचने की कोशिश की तो गोली इसके बाजू को छू गई। लेकिन इसने इसके परवाह किए बिना अपनी गांसे में से एक आदमी को निशाना बनाया। चूँकि इस आदमी का ध्यान पीछे था, इस वजह से वो गोली चलते ना देख सका। जबकि इन आदमियों के पीछे जनीक की हिफाजत करने वाले गार्ड्स थे, जिसे जनीक ने अपनी घड़ी में मौजूद एक बटन से सिग्नल दिए थे। 1 मिनट वो तीनों ज़मीन पर ढेर हो गए। जनीक के बाजू से तेज़ी से खून निकलने लगा। रूम, इटली। महरमा, जो जमखान के जाने के बाद उदास बैठी रही, कमरे का दरवाज़ा खुलने पर जमखान के आने की उम्मीद करते देख वहाँ जमखान की जगह रोज़ी थी। अब आप कैसी हैं मैम? रोज़ी ने करीब आकर पूछा। मैं बिल्कुल ठीक हूँ रोज़ी, और खड़ी क्यों हूँ? यहाँ बैठो। महरमा ने इसे खड़े होता देखकर बेड के करीब पड़े स्टूल पर बैठने का इशारा किया। मैं आपके लिए हॉस्पिटल सूप बनाकर लाई हूँ। कुछ और बना लाती रोज़ी, मेरा सूप पीने को दिल नहीं था। जमखान कहाँ है? महरमा ने पूछा। मैम, सर ने ही मुझे भेजा है ताकि आपको सूप पिलाकर दवाई दे सकूं। वो साथ वाले रूम में हैं। आपको पता है, जब आप बेहोश थी, जमखान सर ने तो सबका बुरा हाल किया और सबके बुलाने पर काट खाने को दौड़ दी। एक पल को तो मुझे भी आपको अकेला छोड़कर हॉस्पिटल में नहीं गए। वो 2 दिन यहाँ हैं और यहाँ तक कि इन्होंने इन दोनों आदमियों को भी पकड़ लिया है जिन्होंने आपको अगवा किया और इनकी अच्छी खासी धुलाई की। रोज़ी की बात सुनकर वो मुस्कुराई, मगर इसका खुद से नाराज़ होने का सोचकर वो फिर उदास हो गई, मगर इसे मनाने का सोचने लगी। जमखान महरमा के कमरे से निकलकर थोड़ी देर के लिए रोज़ी को महरमा के पास छोड़कर रामिश को बुलाकर हॉस्पिटल में इसकी सिक्योरिटी डबल करवाकर मेंशन वापस गया। वो अपना गुस्सा ख़त्म करना चाहता था, जो सिर्फ इन 2 आदमियों जिन्होंने महरमा को किडनैप किया था मारकर ही ख़त्म होता। वो बेसमेंट के अंदर दाखिल होकर सील की तरफ जाने लगा। वो एक सील को खोलकर अंदर दाखिल हुआ। इसके सामने एक आदमी बुरी हालत में ज़मीन पर लिपटा हुआ था। जमखान ने सील के बाहर मौजूद गार्ड से ठंडे पानी की बाल्टी मंगवाकर आदमी पर गिराने का कहा तो गार्ड जल्दी से ठंडा पानी लाए और इस पर गिरा दिया। जमखान इसके करीब पंजों के बैग बैठा और अपना चाकू निकाल कर आहिस्ता आहिस्ता इसकी गर्दन पर फेरने लगा। याद आया किसने तुम्हें भेजा था? मुझे नहीं पता, बस
इसे किडनैप करके एक जगह लाने को कहा और इसके बदले में हमें एडवांस पैसे मिले। तुमने इसके बाल खींचे अपने हाथों से। इसको पता है कितना दर्द हुआ? वो इसका जख्मी हाथ पकड़कर काटते हुए बोला। वो इसके चीख सुनकर मुस्कुराया और कभी पता न चलता था इसने मेहरमा के बाल पकड़े हों। अगर मेहरमा इसका हुलिया न बताती, इस आदमी का कद दूसरे से ज़्यादा लंबा था, फ़र्क वाजिया था। वो इसका दूसरा हाथ पकड़कर इनमें से अपना चाकू गाड़ते हुए बोला, तुम्हारी वजह से इसका खून ज़ाया हुआ। वो 3 दिन से बेहोश रही। वो अब अपना चाकू इसके सीने में मारने लगा। आखिर चाकू इसके दिल में गड़कर इसने मार ही दिया था। वो शावर लेकर निकला और अपनी शर्ट पहनकर इसके बटन बंद करने लगा। इसका फ़ोन बजने लगा। इसने फ़ोन पर जनीक का नाम लिखा और फ़ोन की दूसरी जानिब से जंगीन की जगह किसी और की आवाज़ आई। हेलो सर, जनीक सर का गार्ड बात कर रहा हूँ। वो दरअसल सर, आज सर जनीक पर हमला हुआ। एक गोली इनके बाजू को छूकर गुजरी। बाकी वो बिल्कुल ठीक है। हम क्लिनिक में मौजूद हैं इस वक्त। इन्होंने मुझे आपको खबर देने का बोला है और कहा है रात को वो आपसे बात करेंगे। तुम लोग कहाँ थे जब जनीक को गोली लगी? वो सर्द आवाज़ में बोला। दूसरे सर जनीक अपने दोस्त के साथ साइकिलिंग पर गए हुए थे। इन्होंने हमें साथ आने पर सख्ती से मना किया। वहाँ एक ओपन एरिया में नाश्ता कर रहे थे जब इन पर एक हमला हो गया। मैंने कहा था ना कि जो मर्जी हो जाए अकेला मत छोड़ना। तुम लोगों के ख्याल में मुझसे ज़्यादा जनीक की अहमियत है। इससे तुम बाद में बात करूँगा, लेकिन इसे बता दो कि 1 हफ्ते के अंदर वो मुझे मेंशन में वापस चाहिए। तब तक तुम लोगों की खिदमत भी मैं खूब करूँगा। जी सर। ज़म-खान ने इसका जवाब सुनकर फ़ोन बंद किया और अपने बालों में हाथ फेरते हुए गुस्से को कम करने की कोशिश करने लगा। इसने खुद पर काबू करते हुए शर्ट के बटन बंद किए और मेहरमा के पास हॉस्पिटल चला गया। रोज़ी ने जब मेहरमा को रामिश की बाहर मौजूदगी का बताया तो इसने रामिश को अंदर बुलाया और दोनों को अपना प्लान बताया, जिस पर वो दोनों राज़ी हुए। रामिश ने बताया कि ज़म-खान थोड़ी देर के लिए मेंशन गया है। जब वो वापस आया तो तब ही वो रोज़ी वापस मेंशन जाकर इसका काम कर सकेगी। वो थोड़ी देर आंखें बंद किए लेट गई जब रोज़ी इसके करीब ही स्टूल पर बैठी थी। कुछ देर बाद इसे कमरे के खुलने की आवाज़ आई। फिर ज़म-खान की आवाज़ सुनाई दी, जो रोज़ी को अब जाने का कह रहे थे। इसे दरवाज़ा खोलकर रोज़ी बाहर जाने की आवाज़ सुनाई दी, मगर वो आंखें बंद किए लेटी रही। फिर इसे अपने सर पर ज़म-खान का लम्स महसूस हुआ। ज़म-खान मेहरमा से पीछे होकर करीबी स्टूल पर बैठ गया, जबकि निगाहों का मरकज़ मेहरमा का चेहरा था, जिसकी हल्की सी कांपती हुई पलकें इसके जागने का पता बता रही थी। इसने साइड टेबल से पानी का गिलास उठाकर पिया और स्टूल से उठकर कमरे में मौजूद छोटे सोफे पर बैठ गया और अपने लैपटॉप जो अपने साथ लाया था खोलकर काम करने लगा। मेहरमा ने जब ज़म-खान की आवाज़ ना सुनी तो आंखें खोलकर देखा। वो इसे सामने ही सोफे पर लैपटॉप पर काम करता हुआ नजर आया। ज़म-खान, इसे धीमी आवाज़ में कहा। ज़म-खान ने मेहरमा की तरफ देखकर सवालिया नज़रों से बोला, वो दर्द हो रहा है सर में, थोड़ा देर दबा दो। वो धीमी आवाज़ में बोली तो ज़म-खान चुपचाप अपना लैपटॉप बंद करके इसके पास आकर स्टूल पर बैठा और इसका सर दबाने लगा। वो ज़म-खान की बात ना करने पर मुंह बिगाड़ते हुए आंखें मूंद गई। इसे मुंह बिगाड़ता देख ज़म-खान ने मुस्कुराहट छुपाई। 1 घंटे बाद वो डॉक्टर से पूछकर अब मेहरमा को अपने घर ले जाने वाला था। मेहरमा के लिए वो घर से जो कपड़े लाया था इस नर्स की मदद से बदल चुकी थी। मेहरमा को अपने हिसार में लेकर वो हॉस्पिटल से निकला और अपनी गाड़ी में बिठाया। इसकी खामोशी पर मुंह बिगाड़ते हुए वो बैठ गई। इसके पीछे गार्ड की गाड़ी मौजूद थी। वो मेंशन पहुंचे तो ज़म-खान ने इसे दोबारा अपने हिसार में लिया। वो हाल में दाखिल हुए जहां रोज़ी और रामिश मौजूद थी। मेहरमा ने रोज़ी से इशारे से पूछा तो इसने सर हाँ में हिलाया। ज़म-खान के साथ कमरे में दाखिल हुई तो इसके ऊपर पता नहीं कहाँ से फूल गिर गए। इसे हैरत से अपने सामने देखा, जहाँ कैलेंडर पर सॉरी लिखा हुआ था। अभी वो सही तरह खुश भी नहीं हुआ था कि इसे छींकने आना शुरू हो गई। इसने मेहरमा को छोड़ा जो छींकने लगा और मेहरमा परेशान हुई। ज़म-खान तो ठीक तो हो। ज़म-खान इसकी बात सुने बगैर कमरे से बाहर निकला और वहाँ जाकर थोड़ा पुरस्कून हुआ। मेहरमा जल्दी से बाहर आई तो ज़म-खान को मासूमियत से बोली, क्या हुआ, तुम ठीक हो? अब मैंने तुम्हारे लिए इतना अच्छा सरप्राइज़ प्लान किया। ज़म-खान ने एक नज़र घूमा और अपनी जेब से रुमाल निकालकर अपनी सुर्ख नाक साफ की। रामिश, ये सब कुछ तुमने खुद किया? वो तंजिया मुस्कुराया था। रामिश ने अपनी हंसी दबाते हुए हाँ में सर हिलाया और इसकी सुर्ख नाक की वजह इसे हंसी आ रही थी। मेहरमा ने मुझे कहा था ये सब करने को, मैंने तो बस इसका कहा माना। ज़म-खान,
वह जल्दी से बोला तो जमखान ने आगे बढ़कर इसकी गर्दन को दबोचते हुए बोला, तुम्हें पता नहीं है कि मुझे फूलों से एलर्जी है, फिर भी तुमने मेहरमा को नहीं बताया। वो मैंने मेहरमा को बताया था, इसने मुझे फिर कहा कि तुमसे सॉरी करने के साथ तुम्हें मज़ा भी सिखाना है इससे नाराज़ होने का। वह अपनी मुस्कुराहट दबाकर बोला तो जमखान इसे छोड़कर मेहरमा की जानिब देखा, जो हंसी रोकने की वजह से सुर्ख हुई पड़ी थी। फिर जमखान के मुड़ते ही इसकी सुर्ख नाक देखकर वो ज़ोरों शोर से हंसने लगी। रामी जमखान के छोड़ते ही वहाँ से 9-2-11 हो गया। जमखान मेहरमा के घूरते ही इसके करीब जाने लगा तो मेहरमा ने इसे अपने करीब आते देख अपनी हंसी रोकी और जल्दी से पीछे को होने लगी। फिलहाल वो भाग कर गिरना नहीं चाहती थी। जमखान इसकी तरफ तंजिया मुस्कुराहट देखा और इस वक्त राहदरी में मौजूद था, जहाँ इस वक्त कोई नहीं था। तुम जानती हो ना फूलों से मुझे एलर्जी है, फिर क्यों? तुम फजूल में गुस्सा कर रहे थे, बात इतनी बड़ी नहीं थी जितनी तुमने बना दी। बीमार थी, तुम मुझसे नाराज़ होकर मुझे अकेला हॉस्पिटल में छोड़कर मुझ पर गुस्सा किया, लेकिन तुम्हें मनाने का सोचकर साथ मुझसे नाराज़ होने का बदला लेने के लिए ऐसा किया। वो मुस्कुराती हुई इसको बता रही थी वो इस हालत में इसे कुछ नहीं कहेगा। शायद तुम बोल रही हो तुम्हारे पास मैं रोज़ी को छोड़कर गया था। अगर तुम सोच रही हो कि मैं तुम्हें इस हालत में कुछ नहीं कहूँगा तो तुम्हारी भूल है। वो मुस्कुराती हुई इसके बाल जो चेहरे पर आ रहे थे पीछे कर रहा था तो मेहरमा इसकी बात सुनकर अपना मुंह बिगाड़ा। जमखान के पीछे हटते ही अपने हाथ को पीछे करने लगी। जमखान ने रोज़ी को सारा कमरा साफ करने को कहा और खुद मेहरमा को लेकर अपने कमरे की तरफ चल दिया। जमखान मेहरमा को दवाई देकर सुलाकर अब स्टडी रूम में आया तो जब इसका फ़ोन बजा इसने जनीक का नंबर देखा। हेलो भाई, कैसे हैं आप? वो गर्मजोशी से बोला, मगर इसके लहजे में हल्की सी नफासत जमखान ने ज़रूर महसूस की। मैं ठीक हूँ जनीक, मैं जानता हूँ कि तुम कैसे हो। मुझे अगले हफ्ते में तुम मेंशन में मौजूद मिलो और मेरी बात को हल्की मत लेना अगर मुझे तुम पर बेहद गुस्सा है और तुम अपने साथ गार्ड्स को नहीं लेकर गए। जमखान सिगरेट सुखलाकर बोला, सॉरी भाई, प्लीज़ मुझे यहाँ थोड़े दिनों के लिए रहने दे और मैं अब अपने साथ गार्ड को हर जगह लेकर जाऊँगा। वो मिन्नत करते हुए जमखान से बोला, तुम जानते हो अभी डैड को मैंने तुम्हारे बारे में नहीं बताया, अगर बता दिया तो वो फ़ौरन तुम्हें वापस बुला लेते, मगर अब तुम कह रहे हो कि गार्ड को साथ लेकर जाओगे तो ठीक है। जी भाई, इसके बाजू पर एक मखसूस निशान बना हुआ था। मेरे एक गार्ड ने देखा था, वो बता रहा था कि इस पर क्रॉस का निशान बना हुआ था। अब जानते हैं वो निशान किस गैंग का है? जानता हूँ, जैक ने तुम पर हमला करवाया है और इसे मैं छोड़ूंगा नहीं। और हिम्मत कैसे हुई ऐसा करने की? मज़ीद 2-4 बातें करने पर फ़ोन बंद कर दिया। इसे सोता देखकर वो इसके साथ लेट गया। 1 महीने बाद वो शिज़ां के ब्लैक मैंशन रुकने पर खुद एक डील करने यहाँ से कुछ दूर एक जगह पर गया था। इससे पिछले हफ्ते ही जैक की सबसे बड़ी डील को कैंसिल करवा दिया और आहिस्ता आहिस्ता गैंग को भी ख़त्म करने लगा था। मेहरमा अब बिल्कुल ठीक हो गई थी और कल तक जनीक ने भी वापस आ जाना था। वो बेफिक्र होकर डील करके जनीक के साथ 4 घंटों बाद मेंशन वापस आया। वो सीधा अपने कमरे में गया ताकि मेहरमा से मिलकर वो अब घर आकर जब तक मेहरमा से ना मिल लेता इसे सुकून नहीं आता। वो कमरे में दाखिल हुआ तो खाली कमरा देखकर इसने निगार पूरे कमरे में दौड़ाई। मेहरमा को पुकारा तो शायद वॉशरूम थे, लेकिन इसे कोई जवाब नहीं मिला। वो कमरे से निकली और शिज़ां के कमरे में गई। इसने दोबारा दरवाज़ा नॉक किया। अंदर दाखिल हुआ तो शिज़ां अकेले बेड पर लेटे हुए थे। डैड, मेहरमा कहाँ है? जमखान, इधर आओ, मेरे पास बैठो, मुझे तुमसे ज़रूरी बात करनी है। नहीं डैड, आप बताएं। जमखान, मेरी बात सुनो। मेहरमा ने चंद दिन पहले मुझसे बात की कि वो अपनी फैमिली से पाकिस्तान मिलने जाना चाहती है। तुम इसे जाने नहीं दे रहे, तो इसने मुझसे पूछा तो मैंने इजाज़त दे दी। आज की फ़्लाइट है, वो पाकिस्तान जा चुकी है, 1 हफ्ते बाद वापस आएगी। डैड, वो मेरी बीवी थी, आप इसे कैसे बेच सकते हैं? तुमने इसे ख़रीदा नहीं है, तुम इसे कैद करके रखते। वो अपने पेरेंट्स से मिलना चाहती थी। वो इसके गुस्से से भरी आवाज़ सुनकर तहम्मुल से गोया हुए। आप तो इसे वापस ले आएंगे, मगर अब वो मेंशन में नहीं आएगी, आप और दूसरे मेंशन में ले जाएंगे। वो बोलता हुआ कमरे से निकल गया और दार कर कमरे का दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हुआ। रूम में गया, इसने अलमारी खोलकर देखी कि शायद शिज़ां इससे मजाक कर रहा है, मगर अलमारी इसके मुंह पर चढ़ा रही थी। इसने ज़ोर से अलमारी बंद कर दी और कमरे में आकर गुस्से से साइड टेबल पर उठा और दीवार पर मुक्का मारा। इसके हाथ में जो चीज़ आई वो इसने तोड़कर कमरे का नक्शा बदल दिया।
कराची। रात के 10 बजे जहाँ सर्दियों में रास्ते सुनसान थे, वहाँ मेहरमा खुशी से घर की तरफ रवाना हुई। वो कितनी खुश थी, आज वो 3 साल बाद अपने घर वापस जा रही थी। वो ज़म खान के बारे में परेशान थी, लेकिन वो वापस जाकर इसे मना लेगी। जैसे ही इसने घर की बेल बजाई, मेहरमा गेट खोला और इसे कुछ अनहोनी का एहसास हुआ। धड़कते हुए दिल के साथ अंदर रखा। अंदर का मंजर देखते ही हर तरफ खून की बदबू फैली हुई थी। वो सामने ही चारों खून में वजूद लथपथ थी। फिर वो थी इसके दिल दहलाने वाली चीखें। वो भागती हुई इनके करीब। कितनी खुशी थी, आज वो अपने घर वालों से मिलेगी। सामने अहद साहब और आरजू बेगम के साथ शायद काम करने वाले सिक्योरिटी गार्ड जख्मी मौजूद थे। वो अपने बैग फेंक कर अहद साहब के पास गई, जिनके गोली सीने में लगी। वहाँ अभी भी खून निकल रहा था। इसने अपनी चीखों का गला घोटकर आरजू बेगम की तरफ देखा, जो खुली आंखों के साथ जख्मी पड़ी हुई थी। वो अहद साहब के पास जाकर बैठी। इसके चेहरे पीले भरे हुए थे। वो इन्हें मालूम था वो कितनी देर से इनके दरमियान बैठकर इन्हें पुकारती और रोती रही। फिर खुद को संभालते हुए उठी और लैंडलाइन से इसने पुलिस को कॉल किया और इन्हें सारी तफसील बताई। एक घंटे बाद वो खामोशी से ज़मीन पर बैठी रही। जब पुलिस आई तो साथ ही एम्बुलेंस थी। इन्होंने चारों लाशों को उठाकर एम्बुलेंस में डाला और मेहरमा से सारी तफसील जानने लगे, जबकि इसके आंसू अभी भी रवां थे। रूम इटली। वो गाड़ी एक सुनसान जगह पर भगा रहा था। वो आंखें मूंदे हुए था जब अचानक इसके मोबाइल की घंटी बजी। इसने फ़ौरन इग्नोर किया। फ़ोन जेब से निकाल कर देखा तो कॉलर का नाम देखकर फ़ोन उठाया। दूसरी जानिब से कुछ कहा और इसके चेहरे पर मुस्कुराहट नमद आ रही। मैं 15 मिनट में पहुंच रहा हूँ। वो फ़ोन बंद करता, जेब में डालकर जल्दी से सिगरेट फेंक कर गाड़ी में बैठा और अपनी मंजिल की तरफ रवाना हुआ। वो अपनी गाड़ी से निकला और मेंशन में दाखिल हुआ और शिजा के कमरे में दाखिल हुआ। एक अलमारी के करीब जाकर इसको खोला और इसमें मौजूद एक बटन दबाया और कोड खोला। अलमारी का दरवाज़ा खुल गया। वो अंदर दाखिल हुआ तो अंदर एक कमरा था, जहाँ शिजा और रामिश पहले ही खड़े मुस्कुराए बेड पर पड़े वजूद से बातें कर रहे थे। वो धड़कते दिल के साथ आगे बढ़ा और अपनी मोम को जागते पाकर खुशी से जल्दी से इनके पास आया तो शिजा पीछे हट गया। वो जाकर इनके गले लगा, जो बैग से टेक लगाई हुई मुस्कुरा रही थी। मैंने आपको बहुत याद किया मोम, वो धीमी आवाज़ में बोला। पीछे होकर बैठा तो अलीज़े ने इसका सर चूमा और प्यार किया। मैंने भी तुम्हें बहुत याद किया। मुझे लगता है कि मैंने आपको हमेशा के लिए खो दिया। मेरी एक गलती की वजह से आप 3 साल कोमे में रही। 3 साल बाद इसके सर और पेट से खून निकलता देख रामिश ने सबको इसके मरने की खबर फैलाने का बोला। वो जल्दी से रामिश की मदद से अलीज़े को इन्हें कमरे में मौजूद एक अलमारी में ले गया। एक कमरा हॉस्पिटल के कमरे की तरह बनाया गया था, जो इसके दरवाजे की बेसमेंट में था। चूँकि हमले की वजह से इसकी फैमिली डॉक्टर मेंशन के बेसमेंट में मौजूद थी, तो रामिश फौरी दूसरे दरवाजे से निकलकर इस कमरे में लाया गया, जहां अलीज़े धीमी सांसों के साथ पड़ी हुई थी। डॉक्टर एलिक्स ने फ़ौरन कमरे में आते ज़म खान और रामिश की मदद से अलीज़े का इलाज करना शुरू किया। खून ज़्यादा ज़ाया होने की वजह से अलीज़े बेहोश हो चुकी थी और डॉक्टर ने जब अलीज़े के सर और पेट के ज़ख्म को पट्टी कर दी तो अगले 24 घंटे में अलीज़े के होश में आने की खबर दी, और अगले वो 24 घंटे में होश में ना आई तो इसकी माँ वो कोमा में जा चुकी थी। ज़म खान ने डॉक्टर एलिस को किसी भी बताने से मना कर दिया था। अलीज़े को इसका प्लान कामयाब गुजर रहा था और सबको लगा कि अलीज़े मर चुकी है, मगर वो जिंदा थी। इसका ख्याल रखने के लिए एक नर्स रखी गई थी जो यहाँ पर ही रहती। इसे सब कुछ यहाँ पर ही दिया जाता। हाल ज़म खान, तुम्हारी गलती नहीं है, मुझे बताकर तुम्हें मिलने आना चाहिए था। लेकिन डैड, मैं तो आज मोम के साथ ही सोने का सोच रहा हूँ। बिल्कुल नहीं रामिश, फ़ौरन ज़म खान को पकड़ो और इसे अपने साथ ले जाओ। सुबह बात करेंगे मोम, वरना डैड ने मुझे इस रूम से न जाने पर शूट ही कर देना है। ज़म खान इसकी बात सुनकर मुस्कुरा कर बोल उठा और अलीज़े के सर को चूमकर रामिश के साथ कमरे से चला गया। वो अपने कमरे में आया तो इसकी सोचें मेहरमा थी। पहले वो वैसे ही करवट बदलता रहा, इसे नींद नहीं आई। वो सो ही रहा था कि मेहरमा जल्दी उठ गई और ज़म खान को बेड पर सोते देख वो आराम से बेड से उठी और फ्रेश होने चली गई। वो दबे पांव वापस वॉशरूम में गई और टूथपेस्ट उठाकर लाई और इसे ज़म खान के करीब जाकर इसके खुले हाथों में टूथपेस्ट लगा दी। इसकी बेसाख नज़रें अपने साथ बेड पर बैठी मेहरमा की जानिब गईं, जो मुस्कुराहट रोकने की नाकाम कोशिश कर रही थी। कराची, पाकिस्तान। इसकी सुबह आँख खुली तो खुद को फर्श पर बैठा देख इसने अपना दिमाग पर जोर दिया तो कल की सारी कार्रवाई याद आई। वो अभी फ्रेश होकर अपने कमरे से निकली जब पुलिस दोबारा घर में आई। इंस्पेक्टर ने एक बार सारे घर की तलाशी ली और पता चला कि किस वजह से वो किसने कत्ल किया। वो खामोशी से सोफे पर बैठ गया और कार्रवाई देखने लगी, जबकि इसी दौरान इंस्पेक्टर ने भी
2-3 सवाल किए, जिसके जवाब इसने दिए। टीवी लॉज में बैठकर एक जगह इसको मुसलसल घूर रही थी, जिस जगह पर अहद साहब और आरजू बेगम की लाशें थी। इन लोगों ने सारा घर देखने के बाद, इसकी तलाशी लेने के बाद किस और रुकने का बोला, क्योंकि इसके मुताबिक के लिए यहाँ रहना ठीक ना था। मगर वो इनकी बात पर सपाट लहजे में बोली, वो यहाँ से कहीं नहीं जाएगी। इसे यहाँ 1 हफ्ता हो चुका था। इसने सादर, मोईद और अहद साहब और आरजू की मौत की इत्तला दी थी, मगर इन्हें यहाँ आने से सख्ती से मना किया था। आज की तदफीन भी 5 रोज़ पहले हो गई थी, जब मैं इसके कुछ दूर के रिश्तेदार और अहद साहब के दोस्त शामिल थे। जब इसकी भी एक दोस्त मिल गई जो डॉक्टर थी, वो अहद साहब की बेटी थी। पुलिस ने 2 दिन पहले इनसे ये कहा था कि केस बंद कर दे, आपके घर में चोरों ने इन्हें मारा है, क्योंकि घर को कुछ सामान भी तहस नहस और गायब है। जबकि इनकी इस बेवद दलील पर महरमा मुसलसल जोरदार रो दी। वो धमकी देकर घर वापस आ गई और अब रूम में अपने बालू को साथ सो रही थी। इसे जमखान की कमी महसूस हुई, जो इटली में हर वक्त इसके साथ था। वो जमखान को याद करके बालू को अपने अंदर बेचने की कोशिश कर रही थी कि इसे बालू के अंदर कुछ महसूस हुआ, जैसे कोई चीज़ इसके अंदर मौजूद हो। इसने जगह से बालू को टटोला और जल्दी से उठी। एक लिफाफा, इसने इस चीज़ को बाहर निकाला। एक लिफाफा था, इसे खोला। इसके नीचे कुछ गिरने की आवाज़ आई। वो दबे पांव से अपनी जगह से उठी और साइड टेबल से शीशे का जग उठाकर वो हल्का सा दरवाज़ा खोलकर बाहर निकली। अपने इर्द गिर्द देखते हुए आगे नीचे की तरफ देखने लगी, मगर किसी को भी मौजूद ना पाकर इसने सुकून का सांस लिया। इनमें से एक आदमी ने महरमा के खींच कर एक थप्पड़ मारा तो महरमा को अपने गिर्द नियत घूमती हुई महसूस हुई। दोनों आदमियों से काबू करते हुए नीचे लाए और कमरे में कुर्सी के साथ बिठाया, और तीसरा आदमी जो महरमा को अभी दिखा रहा था, एक कुर्सी लेकर आया और इन्होंने मजबूती से बांध दिया। रूम इटली। जमखान के दिन यूं ही वो गुजरते गए। इसे ऐसा लगा कि महरमा के साथ अपनी ज़िंदगी के सारे रंग ही चले गए। वो कुछ वक्त अलीज़े के साथ गुजारता तो इसका मूड ठीक हो जाता, मगर पूरा दिन लोगों को काट खाने को दौड़ता था। 1 हफ्ते बाद जब महरमा नहीं लौटी तो इसे यकीन हुआ कि वो वापस नहीं आएगी। जब जमनीक जो मिलान से वापस नहीं आ रहा था, जमखान ने इसकी अच्छी खासी बेइज्जती की, तो अब वो कल रूम आया था। जनीक ने अपनी सारी पैकिंग कर ली थी। अब वो लीना के साथ अपने अपार्टमेंट की टीवी लॉन्च में बैठा मूवी देख रहा था, जो आज इसके साथ ही रुक रही थी। वो जल्द ही लीना को प्रपोज करने वाला था, जबकि वो सही वक्त का इंतज़ार कर रहा था। वो नींद में था, जिसमें इसे अपने कमरे में हलचल महसूस हुई। वैसे भी इसकी नींद शुरू से ही कच्ची थी। इसे लगा कि कोई इसके करीब बेड की तरफ आ रहा है। इसने बेसाख्ता हाथ आहिस्ता से अपने तकिए के नीचे किया और गन की। अलीना आहिस्ता से जनीक के करीब बैठ चुकी थी और इसकी गर्दन में अपने कांपते हाथों से चाकू रखा हुआ था। जनीक अपनी गर्दन पर चाकू महसूस करके इसके हाथों की कपाहट भी चाकू के जरिए महसूस कर सकता था। वो उदास सा मुस्कुराया और जड़ से अपनी आंखें खोलकर इसने लीना के चाकू वाले हाथों को पकड़ा और झटक दिया, जो अलीना की कमज़ोर गिरफ्त की वजह से दूर जाके गिरा। अलीना को बेड पर धकेलकर इसके सर पर गन तान कर साइड लैम्प जलाया तो लीना का रोशन चेहरा, जो खौफ से लट्ठे की मानी सफ़ेद था, जबकि इसकी आंखों से आंसू थे। तुमने मेरे जज्बात से खेलकर अच्छा नहीं किया लीना। वो गन का रुख दीवार की तरफ किए गोलियां चला रहा था। जनीक, सॉरी, मैं ये सब नहीं करना चाहती थी, प्लीज़ मुझे जाने दो, वो डर कर बोली तो जनीक ने गन, जो गोलियां चलाने से गर्म थी, इसके चेहरे पर फेरने लगा। किस बात की माफ़ी, मेरे जज्बात से खेलने की या मेरे तुम पर अंधा एतमाद की? वो गन चेहरे पर महसूस करके कांपते हुए बोली। खौफ इसके चेहरे पर था। मैं सच जानता हूँ अलीना। वैसे एक बात बताओ, तुम्हारा नाम लीना है भी या नहीं? मुझे एक शख्स ने तुम्हारे साथ ये सब करने को बोला। मुझे तो ये भी नहीं पता कि मेरा नाम क्या है। मुझे अपने माजी का कुछ याद नहीं। इस आदमी ने मुझे कहा था कि अगर मैं इसका काम कर दूंगी तो वो मुझे मेरी फैमिली के पास ले जाएगा, वरना वो इन्हें मार देगा। वो रोती हुई आवाज़ में बोली। 1 साल पहले वो कोमा से होश में आई, मगर अपनी याददाश्त खो चुकी थी। एक सवाल पूछा गया, इसका जवाब भी सही। मुझे सही चाहिए और झूठ बोलने की कोशिश मत करना। इसकी बात सुनकर लीना ने जल्दी से हाँ में सिर हिलाया। मुझसे प्यार करती हो? सिर्फ सच बोलना, झूठ बोलने की जरूरत मत करना। मुझे नहीं पता तुमसे प्यार करती हूँ या नहीं, मगर इतना ज़रूर जानती हूँ कि दिल सिर्फ तुम्हें देखकर ही धड़कता है। इसकी आंखों में सच्चाई थी और इसका जवाब सुनकर इसे बेहद खुशी हुई। कराची, पाकिस्तान। इसने अपनी आंखें आहिस्ता से खोली तो इसे अपने मुंह पर शदीद दर्द महसूस हुआ, लेकिन होंठों पर टेप महसूस करके अपनी खुश्क होंठों को तल भी ना कर सकी। प्याज के सिद्धे से अपनी से गले में कांटे चुभते हुए महसूस हुए। इसे बाहर से हल्की आवाज़ें सुनाई दी। कैसी हैं आप मैडम जी? इंस्पेक्टर मुस्कुरा कर बोला।
और आप तो भूल भी नहीं सकते। अफसोस कोई बात मेरी सुननी। वो इसके सामने खड़ा था और महरमा का दिल किया कि इसका मुंह लौट दे। इसका दिमाग भी सही से काम नहीं कर रहा था, इसलिए पंगा लेना अच्छी बात नहीं थी। हमने तुम्हें जाने का मौका दिया मगर नहीं, तुमने हमें धमकी दी, इसका नतीजा भुगतो। वो इसके बालों को पकड़कर जोर से झटकते हुए बोला, मुझे पता है तुम्हारे पास ज़रूरी कोई सबूत है, इसलिए चुपचाप बता दो कहाँ है। वो इसके मुंह से टेप हटाते हुए बोला, मेरे पास कोई सबूत नहीं और मैं जानती हूँ कि तुम किस सबूत की बात कर रही हो। वो अपने ऑटो को तर्क करते हुए बोली और सब कुछ इसे सब समझ आ रहा था कि सब लोग इसके वालिदैन के कातिल में मलबूस हैं। चालाक लूमड़ी, तुम मुझे बेवकूफ़ समझती है। वो अपनी पैंट की जेब से चाकू निकालते हुए महरमा की आंखें खौफ से बहली। वो अब चाकू से इसके गले पर हल्के हल्के कट लगा रहा था। प्लीज़ मुझे जाने दो, किस सबूत के बारे में? इसकी गर्दन पर कट लगाने के बाद इसने मुस्कुरा कर देखा, जबकि महरमा तकलीफ़ की शिद्दत से आंसू बहा रही थी। शाम को दोबारा मिलने आऊँगा, तब तक जख्मों पर गुजारा करो। अगर शाम को भी तुमने ना बताया तो फिर भी बुरा हाल होगा। रूम इटली। रामिश सोफिया से मिलने इसके घर गया। मैं आपकी ही याद कर रही थी रामिश, वो इसके साथ बैठी। महरमा के जाने के बाद जुम खान ने इतना काम बढ़ा दिया कि टाइम ही नहीं मिलता। रामिश, वैसे तुम अकेली क्या कर रही हो? मैं कुछ भी नहीं, बस बोर हो रही थी, मगर शुक्र है कि आप आ गए। वो इसके पीछे होने पर इसका हाथ पकड़ता हुआ बोला। वो गाड़ी से निकलकर इस वक्त बाहर निकलते हुए बोला तो इसने नासमझी से देखा कि महरमा ने जब यहाँ चुप की थी तो इसके मालिक से कभी नहीं मिले थे। तो इसका मतलब रामिश भी इसका था। तभी इस कैफ़े में जमखान के आदमियों को मारने पर कुछ भी ना कहा। वो इसको कैफ़े की बैक साइड पर हर मौजूद कमरे में लेकर आया, जहाँ एक ऑफिस टेबल और कोने में सोफ़ा सेट था और कमरा छोटा मगर नफासत से भरा हुआ था। माजी। रूम इटली। सैम साहब का तल्लुक़ पाकिस्तान से था। इटली में अपना बिजनेस संभालते थे। इधर ही इनकी मुलाकात ईमान से हुई, जिनसे इन्होंने शादी कर ली और शादी के 1 साल बाद सोफिया पैदा हुई और 2 साल बाद अनुषे। यहाँ तो इनकी ज़िंदगी पुरसकून गुजर रही थी। फिर जब सोफिया 17 साल की हुई तो सैम साहब ने जुआ खेलना शुरू किया और पैसे जीतने की बजाय मारना शुरू हो गए। ईमान ने भी काफ़ी बार समझाने की कोशिश की, मगर अब तक जितना पैसा कमाते थे जुए में हिरा देते। बिजनेस के वक्त ना देने पर इनको लॉस होना शुरू हो गया। सैम साहब ने सारी सेविंग भी ख़त्म कर दी। इसने सैम ने जब पैसे मांगे तो वो ना दे सका, तो इसके बदले में इसने सैम साहब की बेटियों को अपने कब्जे में किया। सोफिया खुद तो जाने को तैयार हो गई थी, मगर अनुषे को साथ नहीं लेकर जाना चाहती थी, जबकि अनुषे से ज़्यादा प्यारी थी। इस वजह से अल्बर्टू ने अनुषे को अपने पास रख लिया, जबकि सोफिया को क्लब में एक डांसर के तौर पर काम करवाना शुरू किया। सोफिया ने बड़ी कोशिश की कि अनुषे को अपने पास ही यहाँ क्लब में ले आए, इस दरिंदे के पास छोड़कर ना आए, मगर अब इसके बस में कुछ नहीं था। वो बस दिन में एक मरतबा अनुषे से मिलती और इसकी बुरी हालत देखकर इसका दिल फटता रहा। एक दिन अनुषे ने इसे बताया कि अल्बर्टू किस तरह मीटिंग में जा रहा है, शायद रात को वापस आए, तो इस दिन इन्होंने भागने का सोचा। वो इस जगह को पहले ही देख चुके थे, किसी तरह से वो यहाँ से निकल जाएंगी। वो थोड़ी देर बाद एक जगह रुके और फिर पीछे किसी को ना आते देख आहिस्ता आहिस्ता चलने लगी कि मगर अचानक पीछे से एक फुल स्पीड गाड़ी आई और इन दोनों को उड़ाते हुए चले गई। सोफिया के बाजू और टांग पर शदीद चोट आई, जबकि अनुषे के सर पर चोट आई और इससे तेज़ी से खून निकल रहा था। इसकी सर पर चोट लगी तभी इतनी ज़्यादा ना थी। इसने बेहोश होने से पहले एक बार अनुषे को पकड़ने की कोशिश की। 1 हफ्ते बाद होश आया तो इसने खुद को हॉस्पिटल में पाया था। इसने होश आने के बाद साहिम साहब के नज़रअंदाज करके नर्स से अनुषे के बारे में धड़कते हुए दिल से पूछा, तो इन्हें बताया कि वही हॉस्पिटल आई है, तो इसके साथ कोई नहीं था। सैम साहब इस हॉस्पिटल में अपना इलाज करवा रहे थे। इन्होंने इसे एक दिन देखा तो वहाँ पर पहुँचा दिया। फिर वो ठीक हुई और अपनी फाइनल इम्तिहान देकर यूनिवर्सिटी में दाखिल हुई और वहाँ इसकी दोस्ती महरमा से हुई और इसने महरमा को सिर्फ अनुषे के बारे में और अपने क्लब डांस के बारे में बताया। सहम साहब से अब भी वो अच्छे से बात करें लग पड़ी थी। जबकि अब जमखाम और रामिश से कैफ़े वाले वाक़ये के बाद एक रात इसे मैसेज आया था जिसमें अनुषे की तस्वीरें मौजूद थी। इसने इस नंबर पर मैसेज किया मगर किसी ने कॉल नहीं की। फिर 2 दिन बाद इसने नंबर से फ़ोन आया जिसमें इसने रामिश को अपने प्यार में फंसाने का कहा। वो इसकी बात मान गई, मगर इन्होंने किसी को भी इस बारे में बताने से मना किया था। वो अनुषे को मार देते, लेकिन अब तो वो खुद रामिश से प्यार करती थी, वो कैसे धोखा दे सकती थी।
अब हाल में वो 2 दिन पहले रामेश को जहर देने का कहा गया था, वरना अनुषे को ही जहर दे देती। अब इसके लिए मुश्किल था रामेश और अनुषे में किसी को चुनना, लेकिन फिर इसने मेहरमा की बात याद करते हुए रामेश को सब बताने का फैसला किया। अब सब कुछ बताने के बाद वो रामेश के चेहरे को देख रही थी, जो किसी भी एहसास से आरी बिल्कुल सपाट था। क्या तुम्हें मेरी मर्जी से इतराज़? इसने रामेश का सपाट चेहरा देखकर डरते हुए पूछा। रामेश ने एक नज़र देखा जो परेशान सी उंगलियां मरोड़ रही थी। नहीं, अगर मुझे कहीं और से पता चलता तो ज़रूर होता। सोफिया नम आंखों से मुस्कुराई। मेरी मोम भी ह्यूमन ट्रैफिक का शिकार हुई थी, वो भी एक क्लब में डांसर थी। इस वजह से मुझे तुम्हारे माजी पर कोई एतराज़ नहीं, लेकिन तुमने मुझे अभी बताने का फ़ैसला किया, पहले क्यों नहीं? वो मुझे 2 दिन पहले ही आपको जहर देने का बोला। वो डरते हुए बोली तो रामेश इसके करीब से उठकर अपनी जेब से सिगरेट सुगलाने लगा। तो फिर तुमने मुझे जहर देने की बजाय बताया क्यों? मेरे ख्याल में तुम्हें तुम्हारी बहन ज़्यादा अजीज़ थी। इसने सिगरेट सुगलाते हुए पूछा। वो मुझे अपनी बहन को बचाने के लिए तुम्हारी मदद चाहिए। मैं तुम्हें मारना नहीं चाहती, वो नम लहजे में बोली। क्यों मारना नहीं चाहती? इस तरह तुम्हें तुम्हारी बहन मिल जाएगी। चलो तुम्हारे लिए आसानी पैदा करते हैं। वो अपनी जेब के अंदर से गन निकाल कर सुलगाते हुए बोला, इसकी तरफ आ गया, जो खौफ से आंखें फैलाए हुए थी। वो तंजिया मुस्कुराया और इसके करीब आया और इसका हाथ जो कांप रहा था इसे ज़बरदस्ती पकड़कर इसके हाथ में गन डाली। प्लीज़, मैं ऐसा नहीं करना चाहती रामेश। सोफिया गन का रुख रामेश के दिल की तरफ देखकर बोली। अब रो क्यों रही हो? यही तो तुम चाहती थी कि मुझे पहले अपना दीवाना बनाओ और फिर मुझे मारो। नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती, मैं आपसे मोहब्बत करती हूँ। वो अपना सर नफ़ी में हिलाते हुए बोली। इसकी बात ठंडी फुहार की तरह इसके सुलगते हुए दिल पर पड़ी। इसने अपनी गिरफ्त इसके हाथों पर हल्की करके इसे अपने एहसार में ले लिया, जो अब ज़ोरों शोर से रोने लग पड़ी। मुझे अनुषे वापस चाहिए रामेश, प्लीज़। मैं बहुत तकलीफ़ में हूँ। इन्हें बिल्कुल भी फिक्र नहीं है कि अनुषे ज़िंदा है या नहीं। वो हमसे बिल्कुल भी प्यार नहीं करते। मुझे कभी भी छोड़िएगा मत। वो रोते हुए हिचकियों से बोल रही थी कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा। कराची, पाकिस्तान। किसी के मुंह हिलाने पर इसकी सूजी हुई आंखें खोली। कोई आदमी इसके सामने खड़ा था और इसने गौर से देखा तो इसे याद आया कि इस आदमी ने सबसे पहले थप्पड़ मारा था। चलो लड़की, जल्दी से खाना खाओ, वो इसका हाथ खोलते हुए बोला। इसके मुंह से टेप उतारी तो मेहरमा ने अपनी बेजुबान फेरते हुए छोटे टेबल पर मौजूद दाल चावल देखे और साथ ही पड़ा पानी का गिलास उठाकर अपने लबों से लगाया तो वो आदमी इसके साथ ही खड़ा था। इसने दाल चावल शुरू किए तो इसका दिमाग चलना शुरू हुआ। इसने पानी का गिलास कुछ इस तरह से पकड़ा कि वो इसके हाथ से छूट जाए। आदमी ने गुस्से से टूटा हुआ गिलास देकर खींचकर इसे थप्पड़ मारा और दरवाजे की जानिब चल दिया। इस आदमी ने अपने दोनों साथियों को बुलाया और फ़ौरन इसके हाथ दोबारा बंद करने को कहा, जबकि तकलीफ़ की शिद्दत से इसकी आंखों से आंसू दोबारा रवाना हुए। वो अपनी सर्दी में सिगरेट सुगला रहा था। सिगरेट के कई टुकड़े इश्क में गिर रहे थे। इसे काम में मसरूफ़ देखकर आंखों के नीचे वाले काले हल्के इसके रजत थे। दरवाज़ा खुलने की वजह पर इसने अपनी आंखें खोली तो शिजां को कमरे में मौजूद पाया। वो सीधा होकर कुर्सी पर बैठा। तुमने अपनी क्या हालत कर दी है ज़मखान? मैंने तुम्हें कहा था कि मेहरमा थोड़े दिनों तक वापस आ जाएगी। शिजां इसकी उजड़ी हुई हालत देखकर बोला। मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी। ज़मखान, मुझसे ज़्यादा बकवास करने की ज़रूरत नहीं और मेरी बात का जवाब दो। डैड, वो मुझे छोड़कर चली गई है और मैं कभी खुद से दूर जाने ना देता, मगर आपकी वजह से। वो कुर्सी से टेक लगाए बोली। तुम सिर्फ इस हफ्ते तक इंतज़ार कर लो। अगर वो वापस ना आई तो मैं खुद पाकिस्तान जाकर इसे ले आऊँगा। वो कभी भी वापस नहीं आएगी ज़मखान, बस मैंने कह दिया ना वो अगले हफ्ते यहाँ होगी, तो बस बात ख़त्म। ओके डैड, आप जाएं, मैं आता हूँ। इसकी बात सुनकर शिजां स्टडी रूम में गया। ज़मखान ने गहरा सांस लिया। वो तकलीफ़ से आंखें बंद किए हुए बैठी हुई थी जब इसे थोड़ी देर बाद दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई। वो जानती थी कि फिर इंस्पेक्टर आया है। इसने डरते डरते आंखें खोली तो इसका मुस्कुराता हुआ चेहरा इसे दिखाई दिया, जबकि इसकी सुर्ख आंखें खौफ से महसूस हुई। इसने इसका सूजा हुआ मुंह दबोचा। जल्दी से मुझे बता दो कि वो सबूत कहाँ है। मुझे सच में नहीं पता कि तुम किस बारे में बात कर रही हो। मैं सच बोल रही हूँ, वो इसका चेहरा ज़ोर से दबोच कर बोला। मेहरमा ने अपना सर जल्दी से हिलाया तो इसका एक थप्पड़ गुस्से से कमरे से चला गया, जबकि इसके होंठों से खून निकल रहा था। टप टप खून के कतरे इसके चेहरे से गिर रहे थे। अजीब ही कोई वहशतनाक हालत थी मेहरमा की, जैसे ज़िंदगी की रमक ना हो मगर इसकी मध्यम सांसें भी जिंदा थी। अचानक इसको हल्की सी जंच हुई और वो आहिस्ता आहिस्ता
आंखों के सूजे पपोटे खोलने लगी। थोड़ी देर बाद मेहरमा भी रस्सी काटना शुरू किया और 10 मिनट की मुसलसल कोशिश करने के बाद वो रस्सी कट गई। भाई किसी को ना पाकर वो कमरे से निकलकर आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाती ऊपरी मंजिल की जानी पड़ी। वो एक एक कदम संभाल कर रख रही थी, कोई किसी को आवाज़ नहीं। वो ऊपरी मंजिल की दाईं जानिब की मेहरमा अलमारी खोलकर कपड़े के पीछे मौजूद बटन को दबाकर कोई सेब खोली और अपना पासवर्ड और कुछ पैसे और अपने क्रेडिट कार्ड निकाले। जल्दी से कमरे की खिड़की खोलकर आहिस्ता से पाइप से नीचे उतरी। जब इसका दिल पकड़ जाने के खौफ से ज़ोर से धड़का। वो आहिस्ता से नीचे उतरकर अपने इर्द गिर्द देखा, कोई मौजूद नहीं था। फिर तसल्ली के बाद वो घर की पिछली साइड पर गेट की तरफ जाने लगी। मेहरमा ने गेट के करीब पहुंचकर एक नज़र अपने इर्द गिर्द डाली और आराम से दरवाज़ा खोलकर इस पर चढ़ना शुरू किया तो वो इस पर ताला लगा हुआ था। गेट पर वो मुश्किल चढ़कर इसने दूसरी तरफ से उतरना शुरू किया, मगर उतरने से पहले वो धड़म से नीचे गिर गई। इसने जल्दी से इर्द गिर्द देखा और भागना शुरू किया। वो मेन रोड पर पहुंचकर वहां से सीधा चलने लगी और फिर पकड़ी न जाने से गलियों से जाने लगी। थोड़ी दूर जाकर एक छोटे रोड पर एक छोटा सा होटल था। वो नकाब किए इस होटल में दाखिल हुई और जख्मी चेहरा ना कोई देख ले। इसने सुस्त सा कमरा और एक फ्रंट अपने लिए कमरे में मंगवाई और फिर सबसे पहले अपनी चादर उतार कर वॉशरूम में गई, शावर लेकर फ्रेश हुई और इसके पास टाइम नहीं था। शावर लेने के बाद इसने सूजन कुछ कम हुई और इसने अपने होंठों की साफ किया। फिर 1 घंटे के बाद वो वहाँ से निकल गई। चूँकि अब सुबह होने वाली थी तो वो यहाँ से निकलकर किसी रिक्शे या टैक्सी की तलाश में मेन रोड पर गई और वहाँ आधा घंटा मुसलसल खड़े होने के बाद एक टैक्सी मिली। वो आज थोड़ा लेट हो गया था। पहले इसको रात को नींद नहीं आ रही थी और सुबह के करीब नींद आई। रोज़ी इसे नाश्ता के लिए बुलाने जा रही थी। मेंशन के अंदर इस वक्त इसकी फैमिली के अलावा कोई भी मौजूद नहीं था। वो सबको एक नज़र देखकर अलीज़े के साथ वाली कुर्सी पर बैठा। खान, फिर कब शादी कर रहे हो? अलीज़े ने इससे पूछा। भाई, मोम बिल्कुल ठीक कह रही हैं, अब आप शादी कर लें, फिर रामिश भाई और फिर मेरी बारी। वो नवाला मुंह में डालते हुए बोला। तुम हमें छोड़ो, ये बताओ कि तुमने शादी करनी है तो फिर हम तुम्हारी करवा देते हैं। जमखान ने अपनी शादी की बात को इग्नोर किया। शेजान जमखान का मूड ख़राब होता देखकर जनीक से बोला तो वो खामोशी से नाश्ता करने लगा। वो लोग अभी नाश्ता कर ही रहे थे कि जब बाहर हाल में इसे कुछ आवाज़ें सुनाई दी। कोई जमखान को पुकार रहा था। जमखान जो अपना नाश्ता करते हुए दोबारा हल्की हल्की बातें कर रहा था, वो लंबे लंबे डंक बढ़ता हुआ बाहर आया, जहाँ मेहरमा ज़मीन पर घुटनों के बल बैठी इसे पुकार रही थी, जबकि इसे कोई पीछे खड़ा जून इसे उठने का बोल रहा था, जिसको नज़रअंदाज करते हुए जमखान को पुकार रही थी। इसने नज़र उठाकर जमखान को देखा तो जल्दी से अपनी जगह से उठी और इसके गले लगी और इसके मुंह से बेरब जुमले लगे। इन्होंने सबको मार दिया, मुझे अब पाकिस्तान कभी नहीं वापस जाएगा, अम्मू और बाबा को भी। वो हिचकियों से रोने लगी। तभी कितनी मुश्किल से वो वहाँ से निकलकर एयरपोर्ट गई और वहाँ से इटली की फ़्लाइट ली और आधे घंटे बाद वो एयरपोर्ट पर बैठी डर रही थी। वो यहाँ न जाने, मगर जब फ़्लाइट में बैठी तो थोड़ा सुकून हुआ। जमखान तो इतनी बुरी हालत देखकर ही परेशान हो गया। इसके कांपते वजूद के गीत अपने मजबूत हिसार बनाए। जनीक हैरानगी से जमखान को किसी लड़की को गले लगाते हुए देखा, जबकि रामिश तो मेहरमा को देखकर पुरस्कून हो गया। शेजान भी मेहरमा की आवाज़ पहचानते हुए बाहर आई। अलीज़े ने जब जमखान को किसी लड़की के साथ देखा तो नासमझ नज़रों से शेजान की तरफ देखा, जिसने मेहरमा को देखकर सुकून का सांस लिया। अलीज़े को अपनी नज़रों से तसल्ली दी। मेहरमा अब भी कुछ बेरबत से जुमले इसके साथ बोल रही थी। जमखान ने इसे खुद से अलग करके इसके आंसू साफ किए, जबकि इसके मुंह पर सूजन और होंठ के करीब जख्म देखकर इसने गुस्से से अपने लब पीछे। फिलहाल चादर की वजह से इसकी नज़र इसके गर्दन पर नहीं गई। इसने मेहरमा को सोफे पर अपने साथ बिठाया, जबकि अभी भी वो हल्का हल्का कांप रही थी। रोज़ी, मेहरमा के लिए पानी लाओ। रोज़ी इसके बात सुनकर जल्दी से पानी लेने गई। जमखान ने पानी का गिलास इसके होठों से लगाया और वो गिलास आधा पानी पी गई। मेहरमा, किसने किया तुम्हारे साथ ये सब? और तुम अपने वालदैन से मिलने गई थी ये सब? जमखान, इन्होंने अम्मू और बाबा को मार दिया। वो जो इतने दिनों से जब्त कर रही थी, इसे बताते ही फूट पड़ी। मैं घर दाखिल हुई तो ज़मीन पर खून और इनकी सांसें नहीं चल रही थी। तुम इन लोगों को गोलियां मार दी गईं। वो हिचकियों से रोते हुए बेरब्त बोल रही थी, जिसकी जमखान को कुछ कुछ इसे समझ आई। जमखान, मेहरमा को कमरे में लेकर जाओ और इसे थोड़ी देर आराम करने दो। शेजान ने मेहरमा की हालत देखते हुए जमखान से कहा, जिसका चेहरा जब से सुर्ख था। वो मुझे भूख लगी है जमखान, वो हल्की आवाज़ में बोली। रोज़ी, मेहरमा के लिए फ़ौरन नाश्ता कमरे में लाओ। वो मेहरमा को अपने हिसार में लेकर खड़ा हुआ, जबकि इसकी इस बात पर इसने लब भीज दिए।
मेरा बैग वो कहाँ है, वो जल्दी से बोली तो जमखान ने ज़मीन पर पड़ा एक छोटा सा बैग उठाकर इसे दिखाया। वो इसे अपने कमरे में ले आया और बेड पर बिठाकर बैग साइड पर रखा और इसका सर चूमकर इसके साथ बैठा। रोज़ी नाश्ता लेकर आती है। जमखान ने इसे अपने हाथों से खाना खिलाया और महरमा भी खामोशी से इसके साथ लगी खाना खाती रही। जब जमखान इसे नाश्ता करवाने के बाद लेटाने लगा तो महरमा के चादर हटने पर इसकी नज़र बेसाख्ता इसकी गर्दन पर बने जख्मों पर गई। इसने अपने गुस्से को जब्त करके बेसाख्ता अपने हाथ बींच लिए। महरमा खामोशी से लेट गई। इसने जमखान को गौर से देखा तो इसकी आंखों के नीचे हल्के थे। बेसाख्ता अपनी जमखान को बताए बिना पाकिस्तान जाने का याद आया। इसने अपना हाथ उठाकर हल्का सा इसके चेहरे पर फेरा और आहिस्ता से अपनी उंगलियों की परों से जमखान की आंखों के नीचे फेरने लगा। इसने बेसाख्ता जमखान के चेहरे पर झुककर इसकी आंखों को चूमा। जमखान जो महरमा को अपने चेहरे पर हाथ फेरते ही उठ गया, इसका लम्स अपनी आंखों पर महसूस करके इसे खुद ब खुद ही फैल गया। इसने जमखान के मुस्कुराते लब देखकर मसनूई दर्द भरी करा ली तो जमखान ने जड़ से अपनी आंखें खोली। क्या हुआ महरमा, कहीं दर्द हो रहा है तो डॉक्टर बुलाऊं? कहीं दर्द नहीं हो रहा जमखान, वैसे मैं तुम्हें तंग कर रही थी। वो जमखान की परेशान आवाज़ सुनकर हल्का सा मुस्कुराई। अगर तुम ठीक हो तो फिर मैं थोड़ी देर तक डॉक्टर ने मेंशन आना है, मैंने तुम्हारा फुल चेकअप करवाना है। मगर मेरे पास तो कपड़े नहीं है जमखान, तुम किसी से मंगवा दो। अच्छा ठीक है, तुम शावर लेकर मेरे कपड़े पहन लो, तब तक किसी को भेजकर तुम्हारे नए कपड़े मंगवाता हूँ। वो महरमा की परेशानी सुनकर अपनी जगह से उठते हुए बोला। महरमा इसके जाने के बाद इस जगह से उठी और ड्रेसिंग रूम में जाकर जमखान की सफ़ेद शर्ट और ब्लैक पैंट पहन ली। इसने शावर लेकर जमखान की शर्ट पहनी जो कि इसके घुटनों तक आ रही थी और बाजू भी काफ़ी लंबे थे। वो वॉशरूम से निकली तो इस वक्त जमखान कमरे में दाखिल हुआ और इसे अपने कपड़ों में देखकर इसके चेहरे पर मुस्कुराहट आई। मैंने जैक्सन को भेजा, वो बस थोड़ी देर में आ जाएगा। वैसे तुम मेरे कपड़ों में क्यूट लग रही हो। वो बोलकर मुस्कुराते हुए वॉशरूम में जाने लगा। तुम्हें भी देखना है, मैं अपने ड्रेस पहनाऊंगी। वो पीछे से चिल्लाई तो जमखान कहका लगाते हुए बोला और वॉशरूम में चला गया। तुम्हारे ख्वाबों में महरमा, कमीना इंसान, वो बड़बड़ाई। थोड़ी देर बाद दरवाज़ा नॉक करके रोज़ी आई और 6 से 7 शॉपिंग बैग रखकर इसे मुस्कुरा कर देती हुई चली गई। वो उठी और एक बैग खोलकर देखा तो इसमें एक छोटी सी फ्रॉक निकली और साथ ही एक पैंट थी। वो कपड़े निकाल कर बैठ गई और जमखान के आने का इंतज़ार करने लगी। जमखान के आते ही वो कपड़े लेकर वॉशरूम में घुसी और कपड़े बदल कर आई तो जमखान ने इसे अपने लिए शिजा के कमरे की तरफ चल दिया। जमखान, हम अंकल के कमरे में क्यों जा रहे हैं? डॉक्टर डैड के कमरे में ही है महरमा। लेकिन क्यों, अंकल की तबीयत ठीक है। महरमा, हम डैड के कमरे में जाएंगे तो तुम्हें पता चल जाएगा। वो झुंझला कर बोला तो महरमा मुंह बगाड़ते हुए बोली। वो शिजा कमरे में दाखिल हुए तो महरमा ने खाली कमरा देखकर न समझी से जमखान की तरफ देखा जो अलमारी खोल रहा था। जमखान ने जब दूसरा रूम का दरवाज़ा खोला तो महरमा ने हैरानगी से इसकी तरफ देखा जो अंदर दाखिल हो रहा था। महरमा भी जल्दी से इसके पीछे दाखिल हुई। इसने हैरानगी से पूरे कमरे को देखा और फिर बेड की तरफ देखा जहाँ किसी कोई औरत के साथ शिजान, रामिश और एक लड़का दिखाई दिया। लड़का शक्ल सूरत में महरमा को जमखान जैसा लगा। महरमा, इधर आओ। जमखान ने महरमा को अपने पास बुलाया जो दरवाजे में खड़ी सब देख रही थी। महरमा जल्दी से इसके पास आई तो जमखान ने इसके गिर्द अपने बाजू फैलाए और इसका तारुफ अलीज़े से करवाया। मोम, ये मेरी बीवी है महरमा, कुछ दिनों के लिए यहाँ नहीं थी, इस वजह से आपकी मुलाकात नहीं हो सकी। महरमा, ये मेरी मोम है और ये 3 साल से कोमे में थी, कुछ दिनों पहले ही होश में आई हैं। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम सलाम बेटा, यहाँ आओ। वो महरमा को अपने पास बुलाती हुई बोली तो शिजा ने पहले ही अलीज़े को सारी बात बता दी। वैसे भी अलीज़े को कोई इतराज़ क्या होना था, बल्कि वो तो खुश थी कि जमखान ने शादी की। महरमा मुस्कुराते हुए जमखान के हिसार से निकलकर अलीज़े की तरफ जाने लगी, मगर जाते हुए जमखान के पाँव पर अपना पाँव मारना न भूली। जमखान ने अपने पाँव में दर्द बर्दाश्त करते हुए महरमा को पीछे से घूरा। जाबन अलीज़े से गले मिल रही थी। अलीज़े ने इसके अपने साथ ही बेड पर जगह देकर बिठाया। महरमा, ये मेरा छोटा बेटा है जनीक, कुछ अरसे से मिलान में था, इस वजह से तुम्हारी मुलाकात नहीं हुई। जमखान ने जनीक की तरफ देखते हुए कहा। हाय भाभी, शुक्र है आपकी वजह से मेरे भाई मुस्कुराए तो सही, वरना ऐसे सड़े हुए रहते थे कि रामिश भाई से पूछ लें, हम सब इनकी शादी की दुआएं करते थे। वो मुस्कुरा कर बोला, बस तुम्हारे भाई को मेरे आने से पहले काफ़ी ज़ुकाम
काफ़ी ज़ुकाम भी था, फिर इनका मैंने इलाज किया और सही हो गया। सही कह रही हूँ ना रामिश? वो जमखान की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए बोली। वो अब इन सब के दरमियान काफ़ी हल्का फुल्का महसूस कर रही थी। बिल्कुल, मैं खुद गवाह हूँ महरमा की बात का, रामिश मुस्कुरा कर बोला। वैसे महरमा, मैंने भी तुम्हारी ज़ुबान का बिरयानी से इलाज किया था। जमखान इसकी बिरयानी वाली बात याद दिलाते हुए बोले। रामिश भाई, मेरी भाभी प्लस दोस्त कैसी हैं? इसने अचानक रामिश से सोफिया के मुतल्लिक पूछा। रामिश, तुम्हारी भी बीवी है? जबकि शिजा ने सिर्फ जमखान के बारे में ही अलीज़े को बताया। इस वजह से अलीज़े ने हैरानगी से पूछा। वो मैम, मैंने भी जमखान के साथ ही निकाह किया। महरमा की दोस्त है, वो यहाँ ही रहती है। कल वो मेंशन आएगी, फिर आप लोगों से मिलवाऊंगा। वो बालों में हाथ फेर कर बोला। हाँ, बहुत अच्छा। अब तो मुझे लगता है कि जनीक की भी शादी होगी। बिल्कुल नहीं मोम, मैं आपका अच्छा बेटा हूँ, आपके साथ ही शादी करने जाऊँगा। वह अलीज़े की बात सुनकर मुंह पर शराफत लेते हुए बोला। मोम, इसकी शक्ल पर मत जाएं, आपके इस बेटे ने भी लड़की पसंद की है। जमखान को जनीक की शराफत एक आंख ना बाई तो इसका बंडा फोड़ दिया। वाह बेटा जी, ज़रा इधर तो आना। वो जमखान की बात सुनकर जनीक को अपनी तरफ बुलाया तो जनीक जल्दी से शज़ान से बोला। डैड, आप क्या कोने में खड़े मुस्करा रहे हैं? मेरी मदद करें। बेटा जी, ये तुम्हारे और अलीज़ा का मामला है, और तुम्हें किसने कहा था कि हमसे झूठ बोलो? शराफत मुंह बनाकर खुद को अच्छा बेटा कहो। शज़ान का जवाब सुनकर वह मासूम शक्ल बनाकर अलीज़े के करीब गया तो अलीज़े ने ज़ोर से इसका कान खींचा। जल्दी से बताओ, कौन है वो हूर जिसे ये लंगूर पसंद आया? मोम, मैं कहाँ से आपको मंगूर लगता हूँ? अच्छी भली तो सूरत है, बल्कि जमखान और रामिश भाई दोनों से ज़्यादा खूबसूरत हूँ, और लड़की मिलान में है, अगले हफ्ते आएगी। और वो पहले भी तो इनकी बात पर सदमे में चला गया कि फिर संभल कर बोला। जमखान, डॉक्टर एलिस आ गए हैं, इन्हें लेने जा रहा हूँ। रामिश अचानक से बोला तो सब इसकी तरफ मुतवज्जा हुए। ठीक है, ले आओ। रामिश जमखान का जवाब सुनकर दूसरी तरफ का दरवाज़ा खोलकर बेसमेंट में गया, जहाँ कमरे में डॉक्टर एलेक्स थे। डॉक्टर के अंदर आते ही जनीक और रामिश रूम से चले गए। पहले डॉक्टर ने अलीज़े का चेकअप किया और इनकी दवाइयाँ बताईं, और फिर महरमा को चेक किया और इसकी दवाइयाँ लिख दी। तो जमखान डॉक्टर एलिस को छोड़ने चला गया। डॉक्टर के जाने के बाद जमखान महरमा को अपने साथ लेकर स्टडी रूम में आया, और वहाँ पहले से ही रामिश और जनीक इसका बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे। जमखान रूम में मौजूद सोफे पर बैठा और इसके साथ ही महरमा बैठी, जबकि रामिश और जनीक इसके साथ खड़े थे। महरमा, मैं चाहता हूँ जो पाकिस्तान में तुम्हारे साथ हुआ हम सबको तफसील से बताओ। जमखान ने महरमा से कहा तो एक नज़र सबको देखती हुई गहरा सांस लेकर अपने होठों को तट कहती इन्हें पाकिस्तान में सबके साथ जो हुआ वो सब बताने लगी, जबकि बताते हुए आंखें इसकी नम होगी और इसके आंसू साफ दिखाई दे रहे थे। सारी बात बताने के बाद इसने जमखान का चेहरा देखा, जो गुस्से से सुर्ख हुआ था। लब जोर से आपस में पेवस्त थे, जबकि वो खुद बताने के बाद रोने लग पड़ी। जमखान ने इसे अपने हिसार में लेकर चुप कराया और इससे पूछा, महरमा, वो पैकेट कहाँ है जो तुम्हें बालू में मिला? वो जो मैंने बैग में लाई थी ना, उसमें है। वो अपनी भीगी आंखें छुपा कर बोली। तो जमखान ने रामिश को वो बैग लाने का इशारा किया, जबकि जनीक तो इस छोटी सी लड़की की बहादुरी और अक्लमंदी पर हैरान था। वो देखने में बस नाजुक लगती थी, लेकिन वो थी चालाक और होशियार। रामिश जमखान के कमरे से बैग लाया और महरमा को पकड़ाया। महरमा ने वो बैग पकड़ा और खोलकर अंदर से वो पैकेट निकाला। इसने जमखान को एक नज़र देखा, जो इसी आंखों से पैकेट खोलने का इशारा कर रही थी। इसने धड़कते हुए दिल से पैकेट खोलना शुरू किया। इसने पैकेट खोला तो इसमें एक डायरी निकली और साथ ही एक USB भी थी। इसने डायरी खोली तो पहले सपाट पर इसका नाम दर्ज था। महरमा, अभी डायरी को रहने दो, रात को पढ़ लेना, पहले USB देख लेते हैं। वो महरमा से बोला तो महरमा जो डायरी पढ़ने लगी थी, इसकी बात सुनकर इसने डायरी बंद की और USB। जनीक ने अपने पीछे मौजूद टेबल से लैपटॉप उठाकर जमखान को दिया और USB लगाई। इसने ड्राइव खोली तो इसमें कुछ तस्वीरें और फाइल थी। जमखान ने वो तस्वीरें खोली तो पहली तस्वीर अहद साहब के मैनेजर की थी। ये बाबा के मैनेजर हैं। अगली तस्वीर इंस्पेक्टर की। ये इस इंस्पेक्टर नहीं जिसने मुझे पकड़ा और टॉर्चर किया। अगली तस्वीर अहद साहब के बिज़नेस पार्टनर की। ये बाबा के साथ काम करते हैं, मतलब बिज़नेस पार्टनर। आखिरी तस्वीर को जमखान ने हैरत से देखा, मगर फिर बात समझ में आई। इसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट नमूदार हुई, जो किसी के भी देखने से पहले गायब हुई। ये जो मुझे नहीं पता कौन है, लेकिन देखा हुआ लग रहा है।
महरमा ने आखिरी तस्वीर देखकर जमखान से कहा, कोई बात नहीं, जब तुम्हें याद आए तब बता देना, और मैं चाहता हूँ कि अब तुम कमरे में जाकर ये डायरी पढ़ो और फिर हमें बताओ कि इसमें क्या लिखा है। फाइल्स हम रात को ही देखेंगे, ओके? जमखान ने महरमा का सर चूमकर इसे जाने को कहा। वो इसकी बात सुनकर सर हिला दी और अपनी जगह से उठी और बाहर जाने लगी। अपने पीछे से इसे जमखान की आवाज़ सुनाई दी, जिसे सुनकर वो उदासी से मुस्कुराई। महरमा, याद से कुछ खाकर मेडिसिन ले लेना, पहले रोज़ी से कहना वो तुम्हें कुछ बना दी। इसकी अम्मो भी तो इसे ऐसे ही दवाई खाने का कहती थी। वो अपने वालिदैन के बारे में उदासी से सोचती हुई बाहर चली गई। जबकि तस्वीरें रामिश और जनीक ने नहीं देखी थी, इस वजह से वो आखिरी तस्वीर नहीं देख सके। हाँ बोलो रामिश, तुमने क्या बताया मुझे? जमखान ने कहा। तो रामिश इसे अपनी सोफिया के दरमियान में होने वाली सारी बातें बताने लगा। वो आदमी जो भी थे वो मुझे सोफिया के ज़रिए मारना चाहते थे, मगर सोफिया ने पहले ही मुझे सारी बातें बता दी। और ये है इसकी बहन की तस्वीर। वो अपने फ़ोन में अनुषा की तस्वीर निकाल कर बोला, और वो तस्वीर इसने कल ही सोफिया से मंगवाई। भाई मुझे भी दिखाएं। जनीक ने भी तजस्सुस से तस्वीर देख ली, मगर जमखान ने इसकी तरफ रामिश का मोबाइल बढ़ाया। लीना, वो मुंह में बड़बड़ाया, भाई ये लड़की तो लीना है, ये मेरे साथ मिलान में थी, बल्कि मेरी पसंद भी यही लड़की है, और किसी ने मुझे मारने का कहा था, इसको इसके माजी के बारे में बताएंगे। वो हैरान होता जल्दी से जमखान से बोला, तो इसका मतलब को इन दोनों को ब्लैकमेल करते हुए तुम दोनों को मरवाना चाहता है। महरमा को भी किसी ने मरवाने की कोशिश की, और मोम पर भी जो हमला हुआ, सब एक चीज़ कॉमन है। और जो कोई भी मुझे तकलीफ पहुंचाना चाहता है, वो तुम लोगों को ये तस्वीरें ज़रूर दिखाना चाहूँगा। इसमें से इस शख्स का सुराग था। वो इसे लैपटॉप पर जो महरमा की यूएसबी में थी वो दिखाते हुए बोला, ये तो मुझे तो पहले भी इस पर शक था, तुम्हारी वजह से इसका बेटा भी मरा था, शायद इससे बदला ले रहा हो। रामिश तस्वीर देखकर बोला, जनीक, मैं चाहता हूँ तुम लीना या अनुषा, जो भी इसका नाम है, इसे रूम बुलाओ और इससे कहो कि एक प्लान के मुताबिक जो इसे फ़ोन करते हुए इसे बताए वे तुम्हें रूम जाकर मारना चाहती है, और फिर एक बार वो यहाँ आ जाएगी तो हम इसकी हिफाजत कर लेंगे। और दूसरी बात यह कि ये जो इंस्पेक्टर जो चाहता है तुम लोगों से एक कंपनी की तरफ से इटली की फौरी टूर की टिकट्स भिजवाओ, और मुझे 4 दिन के अंदर रूम में मिलना चाहिए। वो इसे इंस्पेक्टर की तस्वीरें दिखाते हुए बोला जिसने महरमा को मारा, और पाकिस्तान में ज़रूर से बात करो और इस प्लान में हमारी मदद करें। जमखान ने कहा तो रामिश ने इसकी बात मानी, और वो मज़ीद इस प्लान को डिस्कस करने लगा। वो जान चुका था इसके पीछे कौन है, अब बस इसके जाल में फंसने की देर थी। महरमा अपने कमरे में आई और धड़कते दिल के साथ डायरी खोली। बेड पर पढ़ना इसने शुरू किया। माजी, अहद साहब को मुसलसल बिजनेस में लॉस हो रहा था। इसके बिजनेस पार्टनर ने इन्हें एक डील के बारे में बताया। वो ड्रग्स को इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने की डील थी। इसने ना सिर्फ बिजनेस का बच्चा था बल्कि इनको मुनाफा भी होता। अहद साहब पहले तो नहीं मान रहे थे, मगर पार्टनर के मुसलसल मनाने पर आखिर मान गई। इन्हें यह पता चला कि ये डील जिससे कर रहे हैं वो लोग बहुत खतरनाक है, और इन्होंने महरमा को यहाँ से दूर पढ़ने के लिए भेजा, क्योंकि इनका इरादा अपने बिजनेस स्टेबल करने के बाद डील ख़त्म करने का था। महरमा के जाने के बाद वो थोड़े पुरस्कून हुए, मगर 1 साल बाद इन्हें पता चला कि इनके पार्टनर ने ड्रग्स के साथ साथ ह्यूमन ट्रैफिक की भी डील की। वो तो अपने पार्टनर से सख्त गुस्से में पड़ गई। इसी वजह से वो महरमा को पाकिस्तान वापस नहीं आने दे रहे थे। फिर अहद साहब ने आहिस्ता आहिस्ता अपने पार्टनर का भरोसा जीत कर इसके खिलाफ सबूत इकट्ठे किए, और इसी दौरान इन्हें पता चला कि पुलिस भी इन सब में शामिल है। 2 साल के मुसलसल हुंद के बाद आखिर इन्हें सबूत मिले, और सबसे बड़ी बात इस शख्स की तस्वीरें, ये जो स्मगलिंग करता था, यानी इस बिज़नेस के असल मालिक, वो सब सबूत फाइल्स मौजूद थी। लेकिन इनसे एक गलती होगी कि इनकी फुटेज कैमरे में रिकॉर्ड होगी जब वो फाइल्स कंप्यूटर से कॉपी कर रहे थे। असद साहब ने पहले वो यूएसबी और डायरी महरमा के बालों में छुपा दी, ये सोच कर कि कोई इसमें सबूत नहीं ढूंढेगा। इस रात वो अज़ार बेगम के साथ लंच कर रहे थे जब इनका पार्टनर इंस्पेक्टर ज़बरदस्ती घर में दाखिल हुआ, इनसे सबूत के बारे में पूछने लगा, और फिर इनके ना बताने पर अहद साहब और आरजू बेगम के साथ काम वाली और सिक्योरिटी गार्ड को भी लोगों से मारवा दिया। डायरी पढ़कर वो ज़ोरों कतार रोने लगी, और यहाँ कितने मज़े से रह रही थी, और यहाँ इसके माँ बाप कितने परेशान थे। जमखान जो सारा प्लान डिस्कस करके कमरे में आया, महरमा को रोते देखकर इसके पास आया। महरमा ने रोते हुए हिचकियों के साथ सारी बातें जमखान को बताई, जिससे अब जमखान को सारी बात समझ आ चुकी थी। महरमा, मुझे पता है कि वो आखिरी तस्वीर किसकी थी, तुम इस शख्स से मिलकर भी चुकी हो। जमखान महरमा को चुप करवा रही थी और इसकी बात सुनने लगी। जमखान कौन है वो मुझे बताओ, तुम्हारे अलावा और भी लोग हैं इस हिसाब निकलवाना चाहते हैं। महरमा, तुम आराम करो, कल इस बारे में बात करेंगे।
मेहरमा ने इसकी बात सुनकर अपना सर हिलाया। रामी सोफिया को प्लान बताकर इसके मेंशन ले आ रहा था, लेकिन इसने भी अनुष्य के बारे में नहीं बताया। वो चाहता था कि वो इससे खुद मिले, और वो भी रास्ते में जब रामी से पूछा, सोफिया तुम्हारे डैड कहाँ हैं, इसकी वजह से भी प्लान ख़राब हो सकता है। वो वेनिस गए हैं 1 हफ्ते के लिए, सोफिया ने जवाब दिया तो रामेश ने इसकी बात पर हाँ में सर हिलाया। क्या बात है, परेशान लग रही है, अगर कोई बात है तो मुझे बता दो। वो मुझे डर लग रहा है, अगर कुछ गलत हो गया तो मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती। वो आंखों में नमी लिए हुए बोल रही थी। तुम्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसका फ़ोन रात को आया था और मैंने कहा 2 दिन तक जहर दे दूंगी। हम बस दोबारा इनके फ़ोन आएगा तो कह देना कि कल तुम मुझे जहर दोगी। सोफिया ने कांपती आवाज़ में जवाब दिया तो रामेश ने इसका हाथ पकड़ लिया। तुम्हारे लिए वैसे सरप्राइज़ है मेंशन में। इसने अभी मेहरमा के वापस आने का नहीं बताया, इसी वजह सोफिया को मेहरमा के वापस आने की खबर नहीं थी। और अनुष्या ने रात को रूम पहुंचना था। क्या वाकई आप सच बोल रही हैं? वो पहले आंखों में चमक लिए बोली और आखिर में उदास हुई। हम मेंशन बस पहुंचने वाले हैं, यकीनन तुम्हें सरप्राइज़ अच्छा लगेगा। वो ज़म खान के साथ थोड़ी देर पहले यूएसबी में मौजूद फाइल्स देखकर फारिग हुई। अब अलीज़े से मिलकर हॉल में बैठी रोज़ी से बातें कर रही थी, जब ज़म खान इस वक्त जनीक के साथ स्टडी रूम में था। रोज़ी, मुझे पास्ता बना दो, मैंने पाकिस्तान में तुम्हारे खाने को बहुत मिस किया। वो पाकिस्तान के जिक्र पर उदास हुई, मगर फिर खुद को संभाल कर बोली और मजबूत बनना चाहती थी। रात को ज़म खान ने इसकी बात साद और मईद से करवाई। वो भी काफ़ी दुखी थे, मगर फिर इसने इन्हें समझा दिया कि पाकिस्तान में किसी से भी राब्ते से मना कर दिया। वो जानती थी कि फ़िलहाल इनकी जान को भी खतरा है। वो पहले ही अपने माँ बाप को खो चुकी है।